अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग शुरू करने के लिए जा रहे हैं सीए फाइनल के डायरेक्ट टैक्स के फास्ट ट्रैक रिवीजन का हमारा अगला चैप्टर। हमारे अगले चैप्टर का नाम है बिजनेस प्रोफेशन, जिसको आप पीजीबीपी के नाम से बुलाते हो। इन चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से वापस याद दिला दूं कि ये हमारा सीए फाइनल के डायरेक्ट टैक्स का फास्ट ट्रैक रिवीजन का वीडियो है, जिसमें हम लोग बहुत ही कम समय में सीए फाइनल के डायरेक्ट टैक्स को पूरा रिवाइज करेंगे। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस मैनुअल करवा के दूंगा। सेलेक्टेड केसेस और अमेंडमेंट्स और आरटीपी ये सारे के सारे हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो कुल मिलाकर ये आपकी तैयारी का एक तरह से पैकेज हो जाता है, जिसमें आपको डायरेक्ट टैक्स का सारे प्रोविजन के साथ प्रैक्टिस मैनुअल, केस लॉज, अमेंडमेंट्स और आरटीपी कवर करने को मिल जाएगा। अमेंडमेंट्स यहाँ पर हम लोगों ने अलग से भी कवर करना है, और जितने भी चैप्टर्स हम लोग देख रहे हैं वो फाइनेंस एक्ट 2016 के पर आधारित है। ठीक है, फाइनेंस एक्ट 2016 पर आधारित है, यानी कि मई 17 और नवंबर 17 एग्जाम के लिए आपके रिलेवेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा चैप्टर बिजनेस प्रोफेशन के बारे में अपनी चर्चा। ये चैप्टर जो है वो आपका सेक्शन नंबर 28 से शुरू होता है। सेक्शन नंबर 28 से इसकी कहानी शुरू होती है। सेक्शन नंबर 28 चार्जिंग सेक्शन के बारे में बताता है। यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर लिस्ट दिया गया है कि कौन कौन सी चीजें ऐसी होती हैं जो कि बिजनेस प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होगी इनकम टैक्स एक्ट के तहत। तो सबसे पहला आपका पॉइंट आता है बिजनेस या फिर प्रोफेशन से जो इनकम होता है वो इनकम। ठीक है, किसी बिजनेस या प्रोफेशन से जो इनकम होता है वो इस चैप्टर में यानी कि इस हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब जहां तक हम लोग बात करते हैं कि कुछ स्पेशल प्रकार के लाइसेंस होते हैं, ठीक है, जिनको बेचने पर या जिनको ट्रांसफर करने पर जो प्रॉफिट या गेन होता है वो भी बिजनेस प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। उसमें पहला आपका होता है इंपोर्ट इंटाइटलमेंट लाइसेंस। अगर इसको कोई बेचता है या ट्रांसफर करता है तो जो भी फायदा होगा वो बिजनेस प्रोफेशन का इनकम कहलाएगा। ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम, इस स्कीम के तहत अगर किसी के पास लाइसेंस वगैरह होता है उसको बेचने पर जो प्रॉफिट होता है वो यहाँ पर पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा। फिर आता है आपका कैश कंपनसेटरी सपोर्ट। कैश कंपनसेटरी सपोर्ट अगर किसी के पास है या फिर ड्यूटी ड्रॉबैक के नाम से आपको गेन होता है या फिर कैश कंपनसेटरी सपोर्ट मिलता है तो वो गेन जो होगा वो भी आपके बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर में टैक्सेबल होगा। उसके बाद आता है हमारा अगला ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट। ठीक है, ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट जो होता है आपका, इसको इस पर को बेचने से जो भी प्रॉफिट होता है वो भी आपको यहीं पर टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद जहां तक हम लोग बात करते हैं परक्विजिट या फिर बेनिफिट के बारे में, किसी को मान लो कि बिजनेस या प्रोफेशन करने के कारण, किसके कारण, बिजनेस या प्रोफेशन से नेक्सस होने के कारण या फिर करने के कारण किसी को कोई परक्विजिट या फिर बेनिफिट मिलता है तो वो भी आपके बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर में टैक्सेबल हो जाएगा, बिजनेस प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। सॉरी, ये भी आपको बिजनेस प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक सर्विस के बारे में। अगर मान लो कि कोई ट्रेड एसोसिएशन है या फिर प्रोफेशनल एसोसिएशन है या फिर ऐसा कोई सिमिलर एसोसिएशन है जो अपने मेंबर को कोई स्पेसिफिक सर्विस परफॉर्म करके देता है, क्या देता है, स्पेसिफिक सर्विस परफॉर्म करके देता है, और उससे जो इनकम डिराइव होता है वो आपका स्पेसिफिक सर्विस वाला इनकम जो होगा वो आपका बिजनेस प्रोफेशन टैक्स में, बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर में टैक्सेबल हो जाएगा, बिजनेस प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपको याद होगा तो हमने एक चैप्टर देखा था म्यूचुअल कंसर्न के बारे में, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एसोसिएशन या फिर म्यूचुअल कंसर्न के बारे में। वहां पर इसके बारे में हमने चर्चा की थी, स्पेसिफिक सर्विस परफॉर्म करता है कोई ट्रेड, प्रोफेशनल या फिर सिमिलर एसोसिएशन तो क्या होगा उस चैप्टर में आपने देखा था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत अगर कोई सम रिसीव होता है, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत अगर कोई सम रिसीव होता है मैच्योरिटी पर तो वो पैसा मिलना जो है वो इस हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद जहां तक हम लोग बात करते हैं कि फर्म ने किसी पार्टनर को इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस या फिर कमीशन देता है, ठीक है, तो जिस एक्सटेंट तक फर्म को 40B में बी का लिमिट पूरा करने की वजह से डिडक्शन मिल जाता है, उतना मतलब फर्म को डिडक्शन मिल गया तो फर्म के हैंड में टैक्स नहीं लगा तो पार्टनर के हैंड में यहाँ पर बिजनेस इनकम वो कहलाएगा, पार्टनर के हैंड में बिजनेस इनकम कहलाएगा। ठीक है, तो ये बात हमारी आती है। फिर अगला पॉइंट होता है कि कोई भी अगर सम रिसीव किया जाता है एग्रीमेंट के तहत, कोई भी सम रिसीव किया जाता है एग्रीमेंट के तहत किसी काम को ना करने के लिए, नॉट कैरी आउट करने के लिए, किसी भी एक्टिविटी को किसी बिजनेस या फिर प्रोफेशन के रिस्पेक्ट में, किसी बिजनेस या फिर प्रोफेशन के रिस्पेक्ट में
में। ये प्रोफेशन आपका फाइनेंस एक्ट 2016 में डाला गया चार्जिंग सेक्शन में। प्रोफेशन वर्ड जो है वो आपका प्रोफेशन वर्ड जो है वो फाइनेंस एक्ट 2016 में डाला गया। तो किसी काम को ना करने के लिए जो कि किसी बिजनेस या किसी प्रोफेशन से रिलेटेड होता है, ठीक है, जिसको आप नॉन कॉम्पिटेंस फीस के नाम से पुकारते हो, नॉन कॉम्पिटेंस फीस के नाम से पुकारते हो, या फिर किसी चीज़ को शेयर ना करने के लिए, किसी नो हाउ को, पेटेंट को, कॉपीराइट को, ट्रेडमार्क या फिर लाइसेंस को आप शेयर ना करने के लिए, ठीक है, तो इसके लिए जो कई कंपनसेशन वगैरह सब मिलता है, ये कंपनसेशन जो होता है वो क्या कहलाएगा, वो कंपनसेशन वगैरह सब जो मिलता है, नॉन कॉम्पिटेंस फीस या फिर नॉट शेयरिंग करने के लिए जो पैसे मिलते हैं, वो आपका बिजनेस इनकम कहलाएगा। एक्सेप्ट अगर कंपनसेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड कंपनसेशन हो तो। एक्सेप्ट मान लो कि कोई भी कंपनसेशन जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नोटिफाइड होता है, ठीक है, तो वो सिचुएशन में आपका वो बिजनेस इनकम नहीं कहलाएगा, अदरवाइज वो कहलाता है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं सेक्शन 35 AD के बारे में, सेक्शन 35 AD के रिस्पेक्ट में कहानी, तो यहाँ पर हमारा एक सेक्शन आएगा 35 AD। इसी चैप्टर में आपको एक सेक्शन पढ़ना है जिसको 35 AD बोल के पुकारा जाता है, ठीक है। अगर मान लो कि 35 AD में क्या बताया गया है कि कोई भी बिजनेस, स्पेसिफिक बिजनेस है अगर, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए इसेंशियल है, या फिर अदरवाइज स्पेसिफिक आपका बिजनेस आप स्टार्ट करते हो, बिजनेस करते हो, तो आपको बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने पर इन्वेस्टमेंट लिंक्ड जो है इंसेंटिव मिलेगा, यानी कि आपको ज़्यादा डिडक्शन मिलेगा, ठीक है, वेटेज डिडक्शन मिलेगा 150% का और 100% का। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कुछ भी आप खरीदते हो, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह सब खरीदते हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है 35 AD के रिस्पेक्ट में जो भी आपने एसेट्स वगैरह सब खरीदा था, ठीक है, उसका डिडक्शन आप ले चुके हो, 35 AD वाला डिडक्शन ले चुके हो। अब बाद में आगे चलकर उसको ट्रांसफर करते हो या उसका डिस्ट्रक्शन होता है या डिमोलिश हो जाता है, डिस्ट्रक्शन, ट्रांसफर या डिमोलिश हो जाता है, तो उस सिचुएशन में जो भी पैसे मिलेंगे, क्योंकि उसका कॉस्ट ऑलरेडी 35 AD के तहत आपको डिडक्शन अलाउड हो गया था, तो जो भी पैसे मिलेंगे वो पैसे आपके बिजनेस इनकम कहलाएंगे, वो पैसे आपके बिजनेस इनकम कहलाएंगे। ये बात डिफिनेशन में क्लियर क्यों करना पड़ा, क्योंकि जनरली क्या होता है जब कैपिटल एसेट्स का आप ट्रांसफर करते हो तो उस सिचुएशन में कैपिटल गेन टैक्स लगता है, लेकिन यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया कि ऐसी परिस्थिति में बिजनेस इनकम कहलाएगा। इस तरह से हमारा चार्जिंग सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम सेक्शन 28 के रिस्पेक्ट में कुछ केस लॉस के बारे में हम लोग जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मामला था एक आपका सिटी मिल डिस्ट्रीब्यूटर का, सिटी मिल डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। इसमें बोला गया कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले बिजनेस कैरी करने से जो इनकम होता है, ठीक है, वो कंपनी के हैंड में टैक्सेबल नहीं होगा, बल्कि उन प्रमोटर लोगों के हैंड में टैक्सेबल होगा जो बिजनेस करते थे। मतलब इनकॉर्पोरेशन से पहले कमाया गया इनकम आप कंपनी के हैंड में टैक्सेबल नहीं कर सकते हो। ये आपका बताया गया सिटी मिल्स डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड के केस में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लक्ष्मी विलास बैंक के केस में। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक मामला आता है जिसमें बोला गया कि अगर मान लो बैंक जो होती है वो ऑर्डिनरी कोर्स में ऑफ बिजनेस में सिक्योरिटी बेचने का काम करती है। अब सिक्योरिटीज़ को बेचने का काम करेगी बैंक तो कुछ मार्जिन मनी लेती है। अगर कस्टमर ने टाइम पर पैसे नहीं चुकाए, कुछ डिफॉल्ट हो गया, तो उस मार्जिन मनी को फॉरफीट कर लेते हैं बैंक वाले, ठीक है। तो फॉरफीचर करना ऐसे बैंक का बिजनेस इनकम कहलाएगा। जो फॉरफिट करके आपको पैसे मिले हैं वो बिजनेस इनकम कहलाएगा बैंक वाले, ठीक है। ऐसा बताया गया लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड के केस में। यह भी सुप्रीम कोर्ट का मामला था। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं, हम लोग अगले पॉइंट की बात करते हैं। एक आपका मामला था यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये भी आपको सुप्रीम कोर्ट का मामला था, ठीक है, ये भी आपका सुप्रीम कोर्ट का मामला था। यहां पर क्या बोला गया कि मान लो कि अंडरराइटर क्या करता है, आपको पता है कि अंडरराइटर जो होता है वो ब्रोकरेज और कमीशन वगैरह सब लेता है और ब्रोकरेज कमीशन लेके आपको शेयर को बेचता है। मान लो कि 100% शेयर आपने उसको दे दिया बेचने के लिए, उसमें वो बेचारा क्या किया 70% जो है वो शेयर बेच दिया और कॉन्ट्रैक्ट की वजह से 30% उसको खुद से खरीदना पड़ा, ठीक है, 30% खुद से खरीदना पड़ा। तो बिके हुए 70% शेयर का जो ब्रोकरेज एंड कमीशन होगा अंडरराइटर के हैंड में वो बिजनेस इनकम कहलाएगा, ठीक है। अब ये जो सेल कर दिया, सोल्ड आउट हो गया, सोल्ड हो गया, तो इसका जो आपको ब्रोकरेज या कमीशन मिलेगा अंडरराइटर के हैंड में वो बिजनेस इनकम कहलाएगा। लेकिन बाकी 30% जो बेचारे को खुद खरीदना पड़ा कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण, ठीक है, वो उसके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में रिड्यूस होगा, ठीक है, वो उसके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में रिड्यूस होगा जितना ब्रोकरेज एंड कमीशन उसको इस पोर्शन पर मिला है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे कुछ अदर केसेस के बारे में। अदर केसेस के बारे में अपनी चर्चा हम लोग करते हैं।
रेंटल इनकम के बारे में कथा आती है। जहाँ तक बात करते हैं, जब सेलेक्टेड केस की केसेस देखेंगे तो वहाँ पर रेंटल इनकम के बारे में मैं आपको कई प्रकार की चीज़ें बताऊंगा। ये आपका सुप्रीम कोर्ट का मामला यहाँ पर हम लोग देखते हैं। चेन्नई प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के केस में बोला गया कि अगर मान लो कि रेंटल इनकम बिजनेस इनकम कब कहलाएगा। रेंटल इनकम जनरली आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही टैक्सेबल होता है, लेकिन मान लो कि अगर प्रॉपर्टी लेट आउट करने का ही काम करती है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, ठीक है, मतलब किसी कंपनी का आपका प्रॉपर्टी को लेट आउट करना मेन ऑब्जेक्टिव ही है, तो वो आपका रेंटल इनकम जो वहाँ पर आएगा वो बिजनेस इनकम कहलाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेल टैक्स कलेक्टेड बाय एनबीएफसी। सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड का केस है, एनबीएफसी का केस है, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड का केस है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ कि सेल टैक्स की लायबिलिटीज जो थी वो डिस्प्यूट में थी कि देना है या फिर नहीं देना है। इसीलिए इस कंपनी ने क्या किया, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड कंपनी ने क्या किया, उन्होंने एडहॉक बेसिस पर कस्टमर से पॉसिबल सेल के आधार पर सेल टैक्स का अमाउंट जो है वो कलेक्ट कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला सेल टैक्स लायबिलिटीज उसका बिजनेस इनकम माना जाएगा और सेल टर्नओवर में भी ऐड होगा। अगर सेपरेट इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट में डाल दिया होता तो बिजनेस इनकम नहीं माना जाता। सेपरेट इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट में डाल दिया होता तो उस सिचुएशन में वो बिजनेस इनकम नहीं माना जाता, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला। अब हम लोग बात करते हैं हमारे अगले केस के बारे में, जो कि आपका दिल्ली हाई कोर्ट का केस है, खन्ना एंड अन्ना धमन के केस में। यहां पर क्या बोला कि एसएससी जो था, ठीक है, एसएससी, तो यहाँ पर मामला आता है कि मान लो कि कोई भी ऑफिस या एजेंसी का जब लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ ऑफिस और एजेंसी के कारण जब कंपनसेशन मिलता है, लॉस ऑफ ऑफिस और एजेंसी के कारण जो कंपनसेशन मिलता है वो हमेशा कैपिटल रिसीट माना जाता है। लेकिन मान लो कि किसी कंपनी के पास, किसी के पास बहुत सारी एजेंसी होती है, इसमें वो क्या करता है, अपने एक या दो लॉस मेकिंग एजेंसी को क्या कर देता है, बंद कर देता है, या फिर इसकी वजह से उसको कंपनसेशन वगैरह सब मिलता है। तो क्योंकि उसके प्रॉफिट बढ़ाने की वजह से उसको एजेंसी को बंद किया, इसलिए जो भी फायदा होगा वो फायदा बिजनेस इनकम कहलाएगा। जो भी फायदा होगा वो आपका रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा, ठीक है, रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा। अब खन्ना एंड अन्ना धमन के केस में क्या हुआ था, दिल्ली हाईकोर्ट का मामला है। यहां पर क्या हुआ था कि एसएससी क्या था, एक सीए फर्म था जिसका 13 सालों का सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जो है फॉरेन कंपनी का, फॉरेन फर्म का, वो क्या करता था, सर्विस मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेता था, ठीक है, फॉरेन से, ठीक है। अब जहाँ तक बात होती है कि 13 सालों का सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इस फर्म का टर्मिनेट हो गया, यानी कि इसकी ऑफिस और एजेंसी का लॉस हो गया, तो जिसके कारण जो उसको कंपनसेशन दिया गया वो कंपनसेशन क्या माना जाएगा, वो कंपनसेशन आपका कैपिटल रिसीट माना जाएगा। उसके बाद हम लोग अगले केस के बारे में चर्चा करते हैं, अनिल रमेश दावे का केस। अनिल रमेश दावे का केस, ये आपके गुजरात हाईकोर्ट का मामला है। गुजरात हाईकोर्ट से बॉम्बे हाईकोर्ट के पहले जज बने ये अनिल रमेश दावे नाम के व्यक्ति पहले गुजरात हाईकोर्ट के जज थे, फिर बॉम्बे हाईकोर्ट के जज बने। उसके बाद इनका पोस्ट एलिवेट हो गया, ठीक है, पोस्ट जो है वो एलिवेट हो गया, और एलिवेट होने के कारण 2010 में ये सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। अब गुजरात हाईकोर्ट ने यहाँ पर कहा कि एलिवेशन ऑफ पोस्ट ऑफ जज में जो बदलने से प्रोफेशनल फीस जो मिलता है, ठीक है, उसको इनकम नहीं माना जाएगा, बिजनेस इनकम नहीं माना जाएगा। एलिवेशन ऑफ पोस्ट के कारण, मतलब आपका पोस्ट बढ़ गया इसलिए अब आपको जो ज़्यादा फीस मिला, ठीक है, उसको बिजनेस इनकम नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो आपका ये अनिल रमेश दावे का केस आता है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे अगले सेक्शन के बारे में। हमारा अगला सेक्शन है सेक्शन नंबर 29। हमारा अगला सेक्शन क्या है, सेक्शन नंबर 29। उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये सेक्शन 29 क्या बताता है, ये सेक्शन 29 मात्र आपको इतना ही बताता है कि जो बिजनेस प्रोफेशन का आपका इनकम होगा वो सेक्शन 30 से लेकर 43D तक में कैलकुलेट किया जाएगा, मतलब इसके प्रोविजन के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। इतना ही नहीं ये चैप्टर बयां करेगा आपको, लेकिन सेक्शन 29 बोलता है कि जो भी आपका प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन जो होता है वो सेक्शन 30 से लेकर 43D तक जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा इन सब प्रोविजन के हिसाब से। तो ये बात आप याद रखना सेक्शन नंबर 29 में क्या बोलता है। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन नंबर 30 के हिसाब से। अब हमारी ये कहानी 30 से लेकर 43D तक जब चलेगी तो उसको आप ध्यान देना। 30 की बात हम लोग करते
होते हैं। हो सकता है कि ये 30 से लेके 43D की कहानी हमारी एक ऑर्डर में ना हो, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर अगर गड़बड़ भी हुआ फिर भी आपको कंसंट्रेट करना है, ध्यान देना है कि इन सब सेक्शन के तहत जो हमारी बातें आएंगी। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, सेक्शन 30 बोलता है बिल्डिंग के बारे में, ठीक है। बिल्डिंग के बारे में ओनर या फिर टेनेंट को, ओनर या फिर टेनेंट को बिजनेस यूज करने के लिए जो बिल्डिंग आप यूज करते हो, बिजनेस करने के लिए आपको बिल्डिंग चाहिए और बिल्डिंग यूज करते हो, तो उसमें 4 प्रकार के खर्चे जो होते हैं उसका डिडक्शन मिलता है। 4 प्रकार के खर्चों का डिडक्शन मिलता है, ठीक है। रेंट का डिडक्शन मिलता है, रेंट का डिडक्शन मिलता है। उसके बाद रिपेयर करने पर जो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, रिपेयर का जो रेवेन्यू नेचर का खर्चा होता है उसका डिडक्शन सेक्शन 30 में मिलता है। उसके बाद जो भी लैंड रेवेन्यू, लोकल रेट्स या फिर म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट सब्जेक्ट टू सेक्शन नंबर 43B यानी कि एक्चुअल पेमेंट पर, ठीक है, एक्चुअल पेमेंट पर ये डिडक्शन मिलता है। उसके बाद जो इंश्योरेंस का प्रीमियम देते हो आप बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इंश्योरेंस का प्रीमियम देते हो बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में, उसका भी डिडक्शन मिलता है, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा कि रिपेयर जो होता है रेवेन्यू नेचर का होता है तो उसका तो डिडक्शन मिलेगा ही बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में। अगर कैपिटल नेचर का होगा तो क्या होगा? अगर कैपिटल नेचर का है और टेनेंट ने किया है तो उस सिचुएशन में डीम्ड बिल्डिंग बोलकर यहां पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। डीम्ड बिल्डिंग, देखो एक नया नाम सुनने को मिला, डीम्ड बिल्डिंग बोलकर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है उस कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ये टेनेंट। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि अगर ओनर कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर करता है रिपेयर वगैरह करवाने में, तो उस सिचुएशन में जो कॉस्ट होगा उसमें ऐड हो जाएगा, वो अमाउंट कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, अकॉर्डिंगली इनको ज़्यादा डेप्रिसिएशन मिलेगा। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं डीम्ड बिल्डिंग के बारे में, ये डीम्ड बिल्डिंग आपके एक्सप्लानेशन टू सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 32 मतलब डेप्रिसिएशन का सेक्शन, सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 में डिफाइन किया गया है, ठीक है, डेप्रिसिएशन के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया गया है, जिसका मतलब होता है टेनेंट या फिर लेजी बतौर किराएदार अगर बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में कंस्ट्रक्शन, किस चीज का काम करता है, कंस्ट्रक्शन करवाता है या इरेक्शन करवाता है या एक्सटेंशन करवाता है या फिर इंप्रूवमेंट करवाता है, ठीक है, या फिर अदरवाइज कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलकर खर्च करता है, तो उस कैपिटल एक्सपेंडिचर के अमाउंट को डीम्ड बिल्डिंग मानकर आपका जो टेनेंट है या फिर लेजी है वो आपका डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। लेजी जो है वो या फिर टेनेंट जो है वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है, ठीक है। तो एक्सप्लानेशन आपको यहाँ पर ध्यान देना है, एक्सप्लानेशन 1 टू सेक्शन 32(1) में डीम्ड बिल्डिंग को डिफाइन किया गया है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं सेक्शन नंबर 31 के बारे में, सेक्शन नंबर 31 क्या बताता है? तो सेक्शन नंबर 31 बताता है आपको प्लांट, मशीनरी और फर्नीचर के संदर्भ में। अब जाहिर सी बात है कि अपने बिजनेस में आप प्लांट, मशीन या फिर फर्नीचर का इस्तेमाल करोगे तो इसके रिस्पेक्ट में आपका डिडक्शन जो मिलता है 2 प्रकार के खर्चे का, एक रिपेयर करवाने का और दूसरा इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट करने का। रिपेयर करवाने का किया गया खर्चा, ठीक है, अगर मान लो कि रेवेन्यू नेचर का होता है तो उसका डिडक्शन आपको मिलता है। अगर मान लो कि कैपिटल नेचर का हुआ तो वो प्लांट एंड मशीनरी के कॉस्ट में ऐड हो जाता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में बोला, सुप्रीम कोर्ट के एक मामले में डिसीजन लिया गया, ठीक है, कि अपनी पुरानी मशीन को बेचकर नया मशीन से आप रिप्लेस करते हो तो उसके रिस्पेक्ट में जो खर्चे होते हैं उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाएगा, ना कि रेवेन्यू नेचर का आप मान सकते हो, रेवेन्यू नेचर का मानकर क्लेम कर सकते हो, ठीक है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि प्लांट के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बोला प्लांट, मशीनरी और फर्नीचर, प्लांट को डिफाइन किया गया है आपके सेक्शन 43 सबसेक्शन 3 में। प्लांट को डिफाइन किया गया है, ये एक इंक्लूसिव डिफिनेशन होता है, इंक्लूसिव डिफिनेशन होता है, मतलब इसका जो है ये प्लांट इंक्लूड्स करके इसके वर्डिंग्स स्टार्ट किए गए हैं। आपको बड़ा ही आश्चर्य लगेगा कि प्लांट कैसी कैसी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले जो आपके शिप, व्हीकल, ठीक है, ये जो होते हैं आपके शिप और व्हीकल जो होते हैं वो प्लांट कहलाएंगे, ठीक है, ध्यान रहे आपको, शिप और व्हीकल जो है आपके प्लांट कहलाएंगे। बुक्स भी प्लांट कहलाते हैं, कितनी अजीब बात है, बुक्स भी प्लांट कहलाते हैं। उसके बाद जो आपका साइंटिफिक एपार्टस होता है, साइंटिफिक एपार्टस, ठीक है, और जो सर्जिकल इक्विपमेंट होता है, सर्जिकल इक्विपमेंट जो आपके जो सर्जरी वगैरह करने में डॉक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो सब के सब जो होते हैं वो आपके इंक्लूड्स होंगे, ठीक है, इंक्लूड्स होंगे, शिप, व्हीकल, बुक्स, साइंटिफिक एपार्टस और उसके बाद आपका सर्जिकल इक्विपमेंट, ये सारे प्लांट में इंक्लूड होते हैं। लेकिन बट डज नॉट इंक्लूड, ठीक है, कुछ बातें इंक्लूड नहीं होती है, जैसे कि आपका टी बसेस,
टी वर्सेस हो गया मतलब चाय का झाड़। उसके बाद आपका जो हो गया लाइव स्टॉक हो गया, ध्यान रहे लाइव स्टॉक जो हो गया वो प्लांट नहीं कहलाएगा। उसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने सेक्शन नंबर 30 अलग से देखा है। उसके बाद अगर मान लो कि फर्नीचर एंड फिटिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग यहाँ पर अलग से लिखने की ज़रूरत हुई क्योंकि वो प्लांट नहीं होता है। भले ही वो प्लांट को अगर आपको रखने के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया हो, प्लांट को रखने के लिए, प्लांट और मशीनरी को रखने के लिए अगर फर्नीचर को स्पेसिफिकली उसी के हिसाब का बनाया जाए, मतलब ऐसा उसको आकृति चाहिए, ठीक है, तो उस ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है, ठीक है, उसको रखने के लिए प्लांट और मशीनरी को, उसके बावजूद भी उसको प्लांट के डेफिनेशन में आप इंक्लूड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों ने प्लांट में क्या क्या इंक्लूड होगा और क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा उसके बारे में हम लोगों ने अपनी चर्चा की। अब हम लोग बात करते हैं रेट्स ऑफ डेप्रीशिएशन के बारे में। डेप्रीशिएशन दो प्रकार के होते हैं। डेप्रीशिएशन आपका सेक्शन नंबर 32 सबसेक्शन 1 में डिफाइन किया गया है। इसका जो आपका क्लॉज नंबर 2 होता है वो आपके नॉर्मल डेप्रीशिएशन को बताता है और क्लॉज नंबर 2A आपके एडिशनल डेप्रीशिएशन को बताता है, एडिशनल डेप्रीशिएशन। ठीक है, तो ये नॉर्मल डेप्रीशिएशन को हम लोग केवल डेप्रीशिएशन टर्म से पुकारते हैं। ठीक है, नॉर्मल डेप्रीशिएशन को हम लोग केवल डेप्रीशिएशन के नाम से पुकारते हैं। केवल डेप्रीशिएशन बोला तो इसका मतलब सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 के 2 वाला डेप्रीशिएशन हो गया। और उसके बाद एडिशनल डेप्रीशिएशन यानी कि नॉर्मल डेप्रीशिएशन के एडिशन में कुछ एस्पेक्ट में, कुछ रिस्पेक्ट में आपको क्या मिलता है, आपको डेप्रीशिएशन आपको चार्ज करना अलाउ किया जाता है। ठीक है, तो उसको एडिशनल डेप्रीशिएशन के नाम से पुकारा जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नॉर्मल डेप्रीशिएशन के बारे में जो कि सेक्शन नंबर 32 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज नंबर 2 में बताया गया है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर मान लो कोई टैंजिबल एसेट्स है, ठीक है, या फिर इनटैंजिबल है, टैंजिबल है या फिर इनटैंजिबल है, हर एक डेप्रीसिएबल के एसेट्स के रिस्पेक्ट में, हर एक डेप्रीसिएबल एसेट्स के रिस्पेक्ट में, हर प्रीवियस ईयर में, हर एक प्रीवियस ईयर में, हर एक टैंजिबल या इनटैंजिबल एसेट्स जो कि आपके डेप्रीसिएबल एसेट्स होंगे उसके रिस्पेक्ट में हर प्रीवियस ईयर में ब्लॉक ऑफ एसेट्स का WDV निकाला जाता है, रिटन डाउन वैल्यू निकाला जाता है और उस पर इस एक्ट में बताए गए प्रिस्क्राइब्ड रेट से, यहां पर इसलिए हम लोगों ने रेट के बारे में जानना है, इस एक्ट में बताए गए, इनकम टैक्स एक्ट में बताए गए प्रिस्क्राइब्ड रेट से डेप्रीशिएशन जो है वो चार्ज किया जाता है, चाहे एसेट्स होली या फिर पार्टली ओन्ड बाय एसएससी हो। बिजनेस में यूज करना क्राइटेरिया है, होली और पार्टली ओन्ड हो, उसके बावजूद भी डेप्रीशिएशन मिल जाता है। डेप्रीशिएशन चार्ज करने के लिए एसेट्स का बिजनेस या प्रोफेशन में यूज होना मैंडेटरी क्राइटेरिया है, ना कि रजिस्ट्रेशन या फिर ओनरशिप क्राइटेरिया है। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं कि ये जो प्रिस्क्राइब्ड रेट होगा उसमें क्या क्या होगा, तो आपका नेचर ऑफ एसेट्स और यूज पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेचर ऑफ एसेट्स और यूज पर डिपेंड करता है। सबसे पहले हम लोग बिल्डिंग की बात करते हैं तो बिल्डिंग का रेट जो है वो जनरल रेट 10% का है, जनरल रेट 10% का है। अगर मान लो कि बिल्डिंग का इस्तेमाल रहने के लिए किया जा रहा है, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, तब उसका बिजनेस प्रोफेशन में डिडक्शन बनता है तो 5% का। उसके बाद अगर टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर है तो 100% का आपको यहाँ पर डेप्रीशिएशन मिल जाएगा। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं फर्नीचर एंड फिटिंग्स का केस, इसमें आपका 10% के रेट से आपको डेप्रीशिएशन मिलता है, 10% के रेट से। प्लांट एंड मशीनरी इसमें 15% के रेट से आपको डेप्रीशिएशन मिलता है। ठीक है, अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं जो विंड एनर्जी रिलेटेड डिवाइस होते हैं, ठीक है, वो कैसे भी हों, विंड एनर्जी रिलेटेड डिवाइस जो होते हैं वो कैसे भी हों, उस पर आपको 80% का डेप्रीशिएशन मिलता है, विंड एनर्जी रिलेटेड डिवाइस। उसके बाद मोटर, अगर मान लो कि गाड़ियों में मोटर वर्ड लगा हुआ है, ठीक है, तो मोटर व्हीकल अगर उसको रनिंग ऑन हायर के लिए यूज़ करते हो, ठीक है, ठीक है, रनिंग ऑन हायर के लिए यूज़ करते हो, जो बिजनेस है आपका रनिंग ऑन हायर है मोटर व्हीकल वगैरह के रिस्पेक्ट में, या फिर अदर है। अब हायर पर आप अदर के केस में यहाँ पर 15% के रेट से डेप्रीशिएशन लगेगा, लेकिन अगर आप भाड़े देने का काम करते हो, ठीक है, रनिंग हायर करने का काम करते हो, तो उस सिचुएशन में ज़्यादा घिसेगा, इसीलिए ज़्यादा डेप्रीशिएशन ज़्यादा यानी कि 30% के रेट का डेप्रीशिएशन आपको मिलेगा, 30% के रेट का डेप्रीशिएशन मिलेगा। मतलब कि एक आपका केस आता है अन्ना मलाई फाइनेंस लिमिटेड का केस, मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट है, मद्रास हाईकोर्ट के जजमेंट का है। इसमें यहाँ पर क्या बोला गया है, इसमें बोला गया था कि जो भी कमर्शियल व्हीकल होता है उसको लीज पर अगर दिया जाता है तो 30% का हायर रेट से डेप्रीशिएशन मिलता है लेजर को। ठीक है, जो लीज पर देने वाला काम करता है, लेजर जो होता है आपका, लेजर जो होता है आपका उसको मिलता
मतलब आपको ध्यान रहे कि आपका जब लीज वगैरह का केस होता है तो उस सिचुएशन में लेसर को मिलता है, ना कि लेसी को मिलता है। ठीक है, लीज वगैरह का केस होता है तो उस सिचुएशन में। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं बुक के बारे में, बुक्स के बारे में जो आपका डेप्रिसिएशन मिलता है, बुक्स के बारे में जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, तो अगर मान लो कि एनुअल पब्लिकेशन का बुक है तो उस सिचुएशन में एनुअल पब्लिकेशन के बुक पर 100% का डेप्रिसिएशन मिलता है। या फिर एसएससी जो होता है वो आपके लाइब्रेरी बिजनेस में इंगेज्ड होता है तभी भी 100%। मतलब आपका दो केस में, एनुअल पब्लिकेशन का केस और लाइब्रेरी बिजनेस में एसएससी यूज करता है तो उस सिचुएशन में, और अदर जो पब्लिकेशन होता है उस पर 60% का डेप्रिसिएशन मिलता है बुक्स पर। तो बुक्स भी आपका प्लांट होता है और हर प्लांट के रिस्पेक्ट में आपको डेप्रिसिएशन मिलता है। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं अगले कंसेप्ट के बारे में, एक आपका होता है पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। ठीक है, ये फिर ये एयर के रिस्पेक्ट में हो या फिर वाटर के रिस्पेक्ट में पॉल्यूशन कंट्रोल करता हो, हमेशा 100% का डेप्रिसिएशन मिलेगा, 100% का डेप्रिसिएशन मिलेगा। कंप्यूटर के केस में आपका 60% का डेप्रिसिएशन मिलेगा, कंप्यूटर के केस में आपका 60% का डेप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हम लोगों ने जानी। अब हम लोग बात करते हैं प्रोविजो टू सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 के बारे में अपनी चर्चा। इससे पहले हम लोग देखते हैं एक एक्सप्लेनेशन होता है आपका, एक्सप्लेनेशन 5 टू सेक्शन 32 सबसेक्शन 1। एक्सप्लेनेशन 5 टू सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? ये बोलता है कि डेप्रिसिएशन क्लेम करना मैंडेटरी होता है। अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया तो असेसिंग ऑफिसर स्क्रूटनी के टाइम पर या फिर प्रोसेसिंग के टाइम पर ज़बरदस्ती जो है आपको डेप्रिसिएशन देगा ही देगा। ठीक है, तो ये ज़बरदस्ती वाली चीज़ है, मैंडेटरी टू क्लेम डेप्रिसिएशन। ये एक्सप्लेनेशन 5 टू सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 बोलता है। उसके बाद जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं इंपोर्टेड मोटर कार पर डेप्रिसिएशन। जो आपका इंपोर्टेड मोटर कार होता है उसके रिस्पेक्ट में डेप्रिसिएशन। अगर मान लो कि 1/4/2001, ठीक है, 1 अप्रैल 2001, इससे पहले इंपोर्टेड मोटर कार खरीदा था तो केवल 2 ही केस में डेप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है, 2 ही केस में डेप्रिसिएशन मिलेगा। यहाँ पर टूरिज्म के लिए भाड़े पर दिया जाने का काम कर रहा है या फिर फॉरेन में बिजनेस करने के लिए। ठीक है, मतलब क्या होता है, फॉरेन में बिजनेस करने के लिए आप यूज़ करते हो तो 1/4/2001 से पहले खरीदा गया। यहाँ पर क्या होता है इसके अलावा, मतलब आप रनिंग ऑन हायर करने का काम करते हो बिजनेस। ठीक है, रनिंग ऑन हायर फॉर टूरिस्ट को घुमाने का काम करते हो, तभी आपको इंपोर्टेड मोटर व्हीकल के केस में डेप्रिसिएशन मिलता था। अगर 1/4/2001 से पहले जो है वो मोटर कार खरीदा गया था यानी कि एक्वायर किया गया था और दूसरे सिचुएशन में फॉरेन में बिजनेस करने के लिए आप यूज़ करते हो, ठीक है, तो उसका डेप्रिसिएशन क्लेम किया जा सकता था। लेकिन 1 अप्रैल 2001 के बाद सारे केसेस में डेप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन मिलेगा, जैसा कि आपको पता है कि भाई मोटर व्हीकल पर जो डेप्रिसिएशन होता है, अगर मान लो कि अदर देन रनिंग ऑन हायर का है तो 15% का रेट है, और हायर का रेट होता है, मतलब रनिंग ऑन हायर का बिजनेस होता है तो 30% का रेट है। अब हम लोग यहाँ पर आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रोविजो टू सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 के बारे में हम लोग बात करते हैं। प्रोविजो टू सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 के बारे में, एसेट्स के एक्विजिशन वाले प्रीवियस ईयर में, जिस साल में एसेट्स पर जिस पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहते हो, जिस प्रीवियस ईयर में आपने एक्वायर्ड किया है, उस प्रीवियस ईयर में अगर पुट टू यूज़, अगर मान लो कि ये पुट टू यूज़ जो था वो लेस देन 180 डेज होता है, लेस देन 180 डेज होता है, तो उस सिचुएशन में जो भी आपका एक्ट के हिसाब से स्पेसिफाइड रेट है उसका आधा, यानी कि डेप्रिसिएशन 50% तक रिस्ट्रिक्टेड होता है। उसका आधा ही डेप्रिसिएशन मिलेगा आपको जो स्पेसिफाइड रेट आपके लिए बनता है। ठीक है, अगर पुट टू यूज़ लेस देन 180 दिन होता है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो ये बातें हम लोगों ने देखी। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कुछ और प्रोविजो के रिस्पेक्ट में, प्रोविजो टू सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 एक और कहानी बताता है आपका अमालगमेशन वगैरह का केस, जो कि हम लोगों ने अमालगमेशन चैप्टर में भी देखा था। सबसे पहले आपको टोटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है, ये मानकर कि अमालगमेशन या फिर डीमर्जर हुआ ही नहीं है। फिर टोटल डेप्रिसिएशन को जो आपका प्रीवियस कंपनी था, ठीक है, यानी कि आपका दो कंपनी यहाँ पर होता है, एमालगमेटिंग कंपनी और एमालगमेटेड कंपनी, तो उनके बीच में आपस में जो आपका प्रीवियस कंपनी या फिर सक्सेसर कंपनी या फिर डीमर्जर के केस में आप क्या बोलते हो, डीमर्जर के केस में आप रिजल्टिंग कंपनी और डीमर्ज्ड कंपनी दो नाम से बुलाते हो, डीमर्ज्ड कंपनी और रिजल्टिंग कंपनी। तो इनके बीच में नंबर ऑफ डेज के हिसाब से, जो प्रीवियस ईयर में नंबर ऑफ डेज के हिसाब से, ठीक है, इन लोगों के बीच में डेप्रिसिएशन प्रोपोर्शनेट में बांट दिया जाएगा। ठीक है, अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं सेक्शन 32 सब
सेक्शन 1 का क्लॉज नंबर 2A आता है। ये आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन के बारे में बताता है। ये आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन के बारे में बताता है। ये दो प्रकार का होता है एडिशनल डेप्रिसिएशन, 20% वाला और 35% वाला, दो प्रकार का एडिशनल डेप्रिसिएशन होता है। ये नॉर्मल डेप्रिसिएशन के एडिशन में मिलता है। कब मिलता है और क्यों मिलता है हम लोग उसकी बात करते हैं। अगर मान लो कि कोई एसएससी है, वो नए प्लांट एंड मशीनरी को प्रीवियस ईयर में एक्वायर करता है, नए प्लांट एंड मशीनरी को प्रीवियस ईयर में एक्वायर करता है। अब जैसा कि आपको पता है कि प्लांट का डेफिनेशन जो हम लोगों ने देखा था, उसमें देखा था शिप एंड एयरक्राफ्ट भी प्लांट के डेफिनेशन में आता है। तो नए प्लांट एंड मशीनरी में साफ साफ बोल दिया गया है कि शिप एंड एयरक्राफ्ट जो होता है वो नहीं आएगा, शिप और एयरक्राफ्ट जो होता है वो नहीं आएगा। ठीक है, ये प्लांट एंड मशीनरी अदर दैन शिप एंड एयरक्राफ्ट अगर खरीदा जाता है तो उस सिचुएशन में एसएससी खरीदता है तो एसएससी क्या काम करता है, वो आर्टिकल या थिंग का प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर वगैरह करने का बिजनेस करता हो, या फिर दूसरा पावर के रिस्पेक्ट में बिजनेस करता हो। ठीक है, पावर को जनरेट करने का या फिर डिस्ट्रीब्यूट करने का या फिर ट्रांसमिशन करने का काम करता हो। ठीक है, जनरेट, डिस्ट्रीब्यूट या फिर ट्रांसमिशन करने का काम करता हो। अब यहाँ पर जनरेट, डिस्ट्रीब्यूट, ये जो ट्रांसमिशन वर्ड है ये फाइनेंस एक्ट 2016 में डाला गया। मतलब अगर केवल जनरेट करता हो या केवल डिस्ट्रीब्यूट करता हो या केवल ट्रांसमिट करता हो, ठीक है, कोई भी बिजनेस करता हो इनके रिस्पेक्ट में, तभी भी यहाँ पर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। मतलब फाइनेंस एक्ट 2016 ने एक्सटेंड किया बेनिफिट एडिशनल डेप्रिसिएशन का उस एसएससी को जो बिजनेस करता है डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ट्रांसमिशन ऑफ पावर का। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ट्रांसमिशन, इसको भी यहाँ पर डाल दिया गया, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ट्रांसमिशन का काम करता है। ठीक है, तो ये सिचुएशन में पहले यहाँ पर जो जनरेट करता था उसी को मिलता था, और आप डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन का काम भी केवल करोगे, ये काम भी केवल करोगे, उसके बावजूद भी मिल जाएगा। ठीक है, अब जहां तक हम लोग बात करते हैं, जो पावर वाले होते हैं उनके पास ऑप्शन होता है कि वो स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड से अपना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मान लो कि आप स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन ना कैलकुलेट करके WDV ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हो, तब जाकर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन के रेट से जो आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% का मिलेगा, तब आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% का मिलेगा जब आप WDV मेथड को ऑप्ट करते हो। ठीक है, अब हम लोग 35% केस की बात करते हैं, 35% वाले केस की बात करते हैं। ये एक्चुअल कॉस्ट पर ये आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। ठीक है, आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी के रिस्पेक्ट में अदर दैन शिप एंड एयरक्राफ्ट। अगर मान लो कि 1/4/2015 1/4/2015 से लेकर, ठीक है, आपका 31 मार्च 31/3/2020, इसके बीच में ये जो पीरियड है वो आपको याद रखना है। 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में नोटिफाइड एरिया, 4 प्रकार के स्टेट के नोटिफाइड एरिया, 4 प्रकार के स्टेट में जो नोटिफाइड एरिया होंगे, जैसे कि आपका कौन कौन स्टेट हो गया, बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद जो आपका तेलंगाना हो गया, और उसके बाद वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल, इस 4 स्टेट के नोटिफाइड एरिया में, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। अगर मान लो कि आर्टिकल या थिंग प्रोड्यूस करने के लिए कोई एसएससी न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर एंड इंस्टॉल करता है, तो उस सिचुएशन में न्यू प्लांट एंड मशीनरी को एक्वायर एंड इंस्टॉल करने पर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन तो मिलेगा ही, लेकिन आपको 35% के रेट से मिलेगा, 35% के रेट से एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है, अगर आर्टिकल और थिंग प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर करने का काम करता है, ठीक है, यानी कि पावर अगर प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर, पावर जो है वो जनरेट, डिस्ट्रीब्यूट, ट्रांसमिशन करने का काम करता है, इन सब कंडीशन को पूरा करते हुए भी, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, 20% का ही मिलेगा, ना कि 35% का मिलेगा, क्योंकि 35% आर्टिकल और थिंग के रिस्पेक्ट में आ जाता है। ठीक है, अब जहां तक हम लोग बात करते हैं कि कब कब आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का फायदा नहीं मिलेगा, कब कब एडिशनल डेप्रिसिएशन का फायदा नहीं मिलेगा, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि शिप एंड एयरक्राफ्ट के केस में, शिप एंड एयरक्राफ्ट के केस में आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का फायदा बिल्कुल भी नहीं मिलता है, शिप एंड एयरक्राफ्ट के केस में।
अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी में कुछ चीज़ें इंक्लूड नहीं होगी। अब प्लांट एंड मशीनरी में ही इंक्लूड नहीं होगी तो उसको आप क्या डेप्रिसिएशन का फ़ायदा दे ही नहीं सकते हो। अगर इंडिया में या फिर आउटसाइड इंडिया में प्लांट एंड मशीनरी को पहले भी यूज़ किया जा चुका है, ठीक है, या फिर उस प्लांट एंड मशीनरी का इंस्टॉलेशन ऑफिस प्रीमाइस या फिर रेसिडेंशियल एकोमोडेशन या फिर गेस्ट हाउस में होता है, ऑफिस प्रीमाइस या फिर रेसिडेंशियल एकोमोडेशन या फिर गेस्ट हाउस में होता है। उसके बाद जहाँ तक हम लोग बात करते हैं ये 35(1) के सबसेक्शन 4 के तहत, 35 सबसेक्शन 1 या 4 के तहत या फिर ऑलरेडी डेप्रिसिएशन 100% अब तक क्लेम किया जा चुका है, डेप्रिसिएशन 100% क्लेम किया जा चुका है, तो वैसे प्लांट एंड मशीनरी के डेफिनेशन में ही इंक्लूड नहीं होंगे। अब जहाँ तक हम लोग एक बार देखते हैं कि 35 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज नंबर 4 में क्या बताया गया है। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि जिसका ऑलरेडी पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया गया है। आपका जो सेक्शन 35 का सबसेक्शन 1 का क्लॉज नंबर 4 होता है, अगर मान लो कि आप रिसर्च वगैरह में पैसा लगाते हो, रिसर्च वगैरह सब में आपका साइंटिफिक रिसर्च या फिर सोशल एंड स्टैटिकल रिसर्च जो कि स्पेसिफाइड किया गया है सेक्शन 35 में, उसमें आपका क्लॉज नंबर 1 का मतलब आपका सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 4 आता है। उसके रिस्पेक्ट में आप जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो उस पर आप 100% जो है वो आपको डिडक्शन मिलता है 35 सबसेक्शन 1 के क्लॉज नंबर 4 में। और अगर लैंड है तो उस सिचुएशन में आपको नहीं मिलता है। अदर है, ठीक है, अदर है तो अदर में आपका अदर कैपिटल एसेट्स में आपका प्लांट एंड मशीनरी जो है वो भी आ गया, लेकिन एक्सक्लूजन में बताया गया है, प्लांट एंड मशीनरी के डेफिनेशन में एक्सक्लूड कर दिया गया है 35 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज नंबर 4 में, जिसका आप ऑलरेडी पूरा का पूरा डिडक्शन क्लेम कर चुके हो इस सेक्शन के तहत। उसके बाद और आता है आपका ऑफिस अप्लायंसेस। इसको भी आप प्लांट एंड मशीनरी नहीं बोल सकते हो। एक टर्म हम लोगों ने देखा इंस्टॉलेशन वाला, जिसमें ऑफिस प्रीमाइसेस, रेसिडेंशियल जो आपका रेसिडेंशियल हाउस या फिर गेस्ट हाउस वगैरह सब जो होता है उन सब में इंस्टॉल करोगे तभी भी आपका प्लांट एंड मशीनरी नहीं कहलाएगा। और ऑफिस की ऑफिस अप्लायंसेस भी प्लांट एंड मशीनरी नहीं कहलाएगा। उसके बाद शिप एंड एयरक्राफ्ट तो था ही, मतलब उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन का फायदा तो नहीं मिलेगा, वो तो साफ साफ बोल दिया गया था। व्हीकल पर भी आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का फायदा नहीं मिलेगा, व्हीकल पर भी एडिशनल डेप्रिसिएशन का फायदा नहीं मिलेगा। नॉर्मल डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा, मोटर व्हीकल है तो 15% 30% जो हम लोगों ने देखा। अब जहाँ तक एक सवाल उठता है कि ये जो प्रोविजो के रिस्पेक्ट होता है, ये जो प्रोविजो हम लोगों ने देखा जिसमें बताया गया था 50% तक रेस्ट्रिक्शन पुट टू यूज़ के आधार पर, 50% पर रेस्ट्रिक्शन, क्या ये आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन के रिस्पेक्ट में भी ये आपका प्रोविजो टू सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 लगेगा? तो हाँ, ये प्रोविजो भी आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन के केस में भी लगेगा, यानी कि लेस देन 180 डेज पुट टू यूज़ किया तो उस परिस्थिति में क्या होगा, उस परिस्थिति में आपका डेप्रिसिएशन रिस्ट्रिक्टेड होगा, 50% तक आपका रिस्ट्रिक्टेड होगा। अब हम लोग बात करते हैं हमारे अगले सेक्शन के बारे में। हमारा अगला सेक्शन होता है सेक्शन 43 के सब सेक्शन 6, जिसमें WDV ऑफ ब्लॉक के बारे में हम लोग देखते हैं कि किसी ब्लॉक के WDV को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जिसकी कहानी हम लोगों को कौन बोलता है, उसकी कहानी हम लोगों को 43 के सब सेक्शन 6 में बताया गया है। इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे।